हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम देखो +2 का जो हमारा चैप्टर चल रहा था भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। विशेषताएं हम कंप्लीट कर चुके थे। भारतीय विदेश नीति के अंदर हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्टिंग के अंदर विदेश नीति में क्या अपनाया था, वर्तमान में उसकी क्या प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद हमने बात की थी गुणपेक्षता की। आगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका संगठन पढ़ेंगे हम, यानी 6 के जिसके यूएनओ के जो 6 अंग हैं उसकी चर्चा करेंगे हम। उसके बाद उसकी विश्व शांति में योगदान की बात करेंगे हम। विश्व शांति में उसका क्या योगदान है, यानी क्या उसके निर्माण क्यों किया गया था, यानी यूएनओ का हमने क्यों संगठन का निर्माण किया था, ऐसा संघ हमने क्यों बनाया था, इसकी भी हम क्या करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम यूएनओ के कुछ इतिहास की, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। देखो हुआ क्या, हमारे एक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। देखो एक बात आ जाती है, मनुष्य के जो ये युद्ध आक्रमण होता है ना, जो अशांति का होता है, मस्तिष्क से शुरू होता है अपने, और मनुष्य की एक प्रकृति होती है, एक नेचर होता है उसका, युद्ध और शांति दोनों ही वो चाहता है। इसका मतलब दोनों ही उसके मस्तिष्क में निवास करते हैं। युद्ध होता है साथ साथ, जैसे हम होते हैं ना, कई बार लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, हम भी कर बैठते हैं किसी के साथ। उसके बाद हम खुद ही सोचने लग जाते हैं यार ये तो गलत किया, किसी को नुकसान पहुंचाया, यानी पश्चाताप होता है। उसके बाद हम खुद अपने आप के अंदर थोड़ी फील करने लग जाते हैं, फिर हम समझौते करने की सोच लेते हैं, भी इससे यार वापस समझौता कर लेना चाहिए। तो ये प्रक्रिया पूरा विश्व स्तर पर है, यानी युद्ध और साथ में शांति दोनों मनुष्य के दिमाग में चलती है। तो देखो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था विश्व के अंदर, तब उन्होंने सोचा भी क्यों ना एक ऐसे संघ का निर्माण किया जाए जो इस युद्ध को रोक सके, इससे जो नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है, इससे सुरक्षा की जा सके। तब उन्होंने किया था राष्ट्र संघ का निर्माण। किसका किया था? राष्ट्र संघ। इसका काम ये था भी पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सके, भी नेक्स्ट कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए जिससे हमें फिर विश्व युद्ध के अंदर प्रवेश करना पड़े या विश्व युद्ध शुरू हुए। लेकिन इसने अपने जो उसके उद्देश्य थे, विश्व शांति के उद्देश्य, इस उद्देश्य में क्या हो चुका था, वो असफल हो चुका था। इसका मतलब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। इसका मतलब राष्ट्रीय संघ अपने कार्यों में सफल हो गया, क्योंकि असफल हो गया। इसका काम यही था भी पूरे विश्व स्तर पर युद्ध को रोकना, शांति स्थापित करना, लेकिन ऐसा तो वो कर ही नहीं पाया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, और जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था वो हुआ था 1939 को, और चला था ये 1945 तक। अब फिर पूरे विश्व में जो मेन देश जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, ठीक है, इन्होंने सोचा भी क्यों ना हम फ्रांस, चीन भी हम एक ऐसे संघ का निर्माण किया जाए। फिर से उन्होंने सोचा भी एक संघ का निर्माण करें, एक संगठन का निर्माण करें जो पूरे स्तर पर शांति स्थापित कर सके, भी आगे नेक्स्ट ऐसी स्थिति न आ पाए जिसके कारण क्या हो, युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, पूरे विश्व स्तर पर युद्ध की स्थिति आ जाए। तो फिर उन्होंने सोचा भी हम क्यों ना यूएनओ की, एक यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो स्थापना हुई थी संघ, वो बना था राष्ट्र संघ, लेकिन राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में असफल हो चुका था। फिर हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संघ बना था वो बना था संयुक्त राष्ट्र संघ। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ स्टेटमेंट भी है, कुछ किसी की डेफिनेशन है, परिभाषा भी, इसको क्या कहते हैं। एक जो यूएनओ का जो सेकेंड यानी द्वितीय जो महासचिव था, डेग हैमरशोल्ड, इन्होंने एक बात कही थी इस यूएनओ के बारे में। डेग हैमरशोल्ड ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था यूएनओ का जो गठन हुआ है ना, इसको यहाँ लिख देता हूँ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बनाए यूएनओ
का गठन मानवता को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये बात कही थी डेग हेमरशॉट ने। तो कौन थे? द्वितीय महासचिव थे ये। हम आगे करेंगे चर्चा महासचिव कौन होता है इसके बारे में। एक बार तो हम इसकी स्टेटमेंट बात कर रहे हैं यूएनओ के अंदर। उन्होंने कहा था भी जो यूएनओ का गठन हुआ था ना संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो मानवता को स्वर्ग में बचाने के लिए नहीं हुआ बल्कि नरक से बचाने के लिए हुआ है। भी नरक यानी जो ये जैसे युद्ध होता है, विश्व युद्ध होता है, इसे नरक ही तो है। इससे बहुत से जान माल की हानि होती है, बहुत से घर होते हैं जो पूरे बर्बाद हो जाते हैं। तो ये बात इन्होंने इसकी स्टेटमेंट में कही थी, हमें स्वर्ग नहीं, मानवता को स्वर्ग में नहीं पहुंचाना हमें बल्कि नरक से बचाना है, भी ऐसी स्थिति फिर से पैदा न हो जाए। इसी के आधार पर एक प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इनके बारे में तो आपने सुना ही है। कौन था? चर्चिल। जो क्रिप्स मिशन आया था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, वो चर्चिल के काल में ही हुआ था। यानी चर्चिल ने भी एक बात इसके बारे में कही थी। चर्चिल ने ये कहा था भी अब जो हम हथियारों से लड़ाई लड़ते हैं, यूएनओ की स्थापना क्यों हुई है? भी जो मानव हथियारों से लड़ाई से अच्छा बातों की लड़ाई के लिए यूएनओ का गठन हुआ है। इन्होंने कहा था भी हमें हथियारों से लड़ाई नहीं लड़नी बल्कि किससे लड़नी है? हमें लड़नी है बातों से लड़ाई। इसका मतलब एक ऐसे मंच का निर्माण करना है हमें, एक ऐसा मंच, एक ऐसा संगठन बनाना है जहाँ पर सभी देश इकट्ठे होंगे और वो आपस में बातों से लड़ेंगे। उन्होंने कहा हथियारों से लड़ने से अच्छा बातों से लड़ना अच्छा है, उससे भी नुकसान तो नहीं होता ना। ठीक है, जो अपनी भड़ास निकाल लेता है, जिसके अंदर जो बात होती है वो अपनी बोल देता है बस। नहीं, कोई मुद्दा ऐसा चल रहा है, कोई समस्या चल रही है, तो वो युद्ध का नहीं, हथियारों से नहीं लड़ेंगे, उसको हम बातों से हल करेंगे। यानी बातों से लड़ाई अच्छी है, हथियारों से लड़ाई से अच्छी बातों की लड़ाई है। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही थी, उसको और कर लेते हैं। चर्चिल ने ये कहा था भी हमें यूएनओ एक ऐसा मंच होगा जिसमें सभी देश एक दूसरे का सर खाएंगे, यानी एक बातें करेंगे, एक दूसरे का सर खाएंगे। यह अच्छा है सर कलम करने से। बात वही आ गई ना, वो सर कलम नहीं करेंगे, इसका मतलब वो मारकाट नहीं करेंगे, हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ेंगे बल्कि एक दूसरे का सर खाएंगे बैठकर। वैसे एक मंच होगा, एक संगठन होगा, वहाँ पर सभी देश इकट्ठे होंगे और वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? एक दूसरे का सर खाएंगे, एक दूसरे की बातों की लड़ाई लड़ेंगे। वो सर कलम करने से अच्छा है ये। भी सर कलम करने से तो क्या होता है? बहुत नुकसान होता है, इससे युद्ध होता है, इससे बहुत जान माल की हानि होती है। इससे अच्छा एक दूसरे का सर खाना अच्छा है। भी बातें करेंगे आपस में, एक दूसरे के ऊपर विरोध करेंगे, एक दूसरे का सिर्फ बातों से ही करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। बस यही बात कहता है चर्चिल। भी यूएनओ का जो संगठन है वो एक ऐसा मंच होगा जिसके ऊपर सभी देश इकट्ठे होंगे, उस मंच पर एक दूसरे की बातें करेंगे, एक दूसरे का सर खाएंगे। यानी हथियारों से नहीं लड़ेंगे बल्कि बातों से लड़ेंगे। जुबानी जो जंग होती है वो करेंगे, जुबान से जंग करेंगे वो। बस वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, झगड़ा जैसे होते हैं ना संसद के अंदर, वो हथियारों से तो लड़ते हैं, बातों से लड़ते हैं। वो एक दूसरे को बोलते हैं ये ऐसा कानून है, ये ऐसा कानून है, कोई उसका विरोध करता है, कोई उसका समर्थन करता है। इसी प्रकार यूएनओ भी एक मंच बन जाएगा जिसके अंदर सभी देश क्या करेंगे? एक दूसरे का विरोध करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, समझौता करेंगे। यानी एक सर कलम करने से अच्छा है एक दूसरे का सर खा ले। ठीक है, अब आगे हमारा जो इसी के अंदर पढ़ते हैं यूएनओ के बारे में। देखो यूएनओ का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, टोटल जो मूल देश थे वो कितने थे? 51 देश थे, ध्यान रखना। 51वां देश था वो पोलैंड था।
यानी टोटल मूल देश जो स्थापना के समय जो मूल देश थे ना वो 51 थे। 51वां देश अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा था? पोलैंड के सदस्य के रूप में, मूल देश के रूप में शामिल हुआ था। यानी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे ना संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर जो मुख्य रोल था ना स्थापना में, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, यानी ये कुछ देश थे जिनका क्या था इसके अंदर स्थापना में मुख्य योगदान था। स्थापना में प्रधान या मुख्य योगदान। ठीक है, यानी यूएनओ की स्थापना की थी ना, ये बड़े बड़े देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना में मुख्य योगदान दिया था, मुख्य हिस्सा या भूमिका निभाई थी। अगर हम बात करें, अब यूएनओ की स्थापना तो हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में असफल हो चुका था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो हमने राष्ट्र संघ बनाया था वो तो असफल हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। अब हमें क्या करना है? अब हमें युद्ध को तो रोकना है ना, तो वो तो असफल हो गया, तो इसका मतलब हमें नया भी संगठन बनाना है। तो इन देशों ने क्या किया? आपस में सैन फ्रांसिस्को में जो सदस्य देश थे वो टोटल 51 थे। मैंने कहा था ना मूल देश 51 है। 51वां देश था वो पोलैंड था। उन्होंने क्या किया? यूएनओ की स्थापना की। और वर्तमान में अगर हम देशों की बात करें तो 193 देश यूएनओ के सदस्य हैं। वर्तमान में यूएन के कितने सदस्य हैं? 193। और 193वां जो सदस्य है वो दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान जो यूएनओ के सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। अब उसकी सदस्यता मिलती कैसी है उसकी भी चर्चा करेंगे हम। एक बार तो इसका हम इतिहास इसके बारे में थोड़ा जान रहे हैं। तो 193वां सदस्य था दक्षिण सूडान, जो कब बना था? 2011 में इसका मेंबर बना था। ठीक है, यानी मूल अगर आपसे पूछे मूल सदस्य देश तो आप आंसर दोगे 51 देश। अगर आपसे पूछे 51वां देश कौन सा था, आप आंसर दोगे पोलैंड। अगर आपसे पूछे वर्तमान में देश तो आप कहोगे 193 सदस्य हैं, मेंबर यूएनओ के हैं वर्तमान में। अगर आपसे पूछे 193वां जो सदस्य था वो कौन था, तो वो था दक्षिण सूडान। कब बना था यूएनओ का मेंबर? 2011 में बना था। अब हम क्या करते हैं, इनके लक्ष्य, उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। भी यूएनओ की स्थापना की तो उसके कुछ लक्ष्य भी रखे गए थे, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के कुछ सिद्धांत भी रखे गए थे, यानी उनके कुछ उद्देश्य भी थे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले यूएनओ के लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या लक्ष्य थे? देखो, एक तो लक्ष्य फिक्स था भी, वो तो पूरे विश्व में शांति स्थापित करना चाहता था। अब शांति स्थापित करने के लिए कुछ सिद्धांत भी अपनाता है, क्योंकि हमने यूएनओ की स्थापना ही क्यों की? यूएनओ की स्थापना इसीलिए की थी भी ताकि विश्व स्तर पर युद्ध को रोका जा सके, है जो विश्व में अशांति फैली हुई है उसको ख़त्म किया जा सके और पूरे विश्व में शांति रह सके। ठीक है, यानी युद्ध न हो, आक्रमण न हो, एक देश दूसरे देश का किसी प्रकार का अतिक्रमण न करे, उस पर आक्रमण न करे, यानी मानवता का हनन न हो। तो कुछ लक्ष्य रखे गए थे, लक्ष्य की बात करते हैं। एक तो क्या था? विश्व को युद्ध की या युद्ध के खतरे से बचाना। कोई सिंपल सी बात में ले सकते हैं हम भी, युद्ध का खतरा होता है ना, उसको ख़त्म कर देना। क्योंकि युद्ध होने के बाद, देखो युद्ध करना सिंपल है, लेकिन युद्ध होने के बाद की जो स्थिति है ना वो बहुत खतरनाक होती है, उसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलता है। क्योंकि बाद में देखते हैं ना, युद्ध खत्म होने के बाद बहुत ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं, उनके परिवार के अंदर सदस्य खत्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सरकार की संपत्ति, पैसा उसमें चला जाता है, लोगों का आर्थिक विकास रुक जाता है, देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। यानी उससे बचाना देश को, सभी देशों को उससे खतरे से बचाना। उसके बाद इनके एक लक्ष्य और भी है, यानी पूरे विश्व स्तर पर, क्योंकि ये संगठन है ना यूएनओ, ये विश्व स्तर पर बनाया गया, ध्यान रखना, विश्व स्तर पर, जो किसी एक देश का नहीं है, पूरे विश्व का संगठन है। ठीक है, विश्व स्तर पर चाहे वो पुरुष है, चाहे वो महिला है, छोटा बड़ा, यानी छोटे बड़े सभी देशों में मानवता स्थापित करना, या आप कह सकते हो समानता लाना। ऐसा नहीं जो बड़ा देश होगा
जो बड़ा देश होगा वो अपनी चलाएगा छोटे देशों में। ऐसा नहीं है चाहे वो देश बड़ा है चाहे वो छोटा है, सभी को समान अधिकार देना, यानी मानव अधिकार प्रदान करना, यानी मानवता को लाना। कहने का मतलब मानवता को लाना, मानव अधिकार देना, चाहे वो बड़ा देश है चाहे वो छोटा देश है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है। ठीक है, सबको मानवता का अधिकार देना, मानव अधिकार प्रदान करना, इसका लक्ष्य एक ये भी है। उसके बाद हम बात करें तीसरे नंबर की। तीसरे में हम कह सकते हैं कि जो विश्व के अंदर, विश्व में राष्ट्र जो परस्पर संधियां करते हैं, समझौते करते हैं, यानी संधियां समझौते के द्वारा जो ये प्रतिबंध लगता है, राष्ट्र आपस में क्या लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं ना, आपस में संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, कोई निश्चित कोटा चाहे व्यापार से संबंधित है किसी और से संबंधित है, तो संधियां समझौते के जो प्रतिबंध हैं उनका ईमानदारी से पालन करना, यानी ईमानदारी से पालन करना, यानी एक न्यायपूर्ण विश्व की स्थापना करना। जो हमारा अन्य विश्व के साथ, अन्य देश के साथ, जैसे भारत का अन्य देश के साथ जो समझौता है उसका ईमानदारी से पालन करना, उसको तोड़ना मत, उसके अंदर जो बात हमने समझौता की है, संधि की है, उसको आगे भी रखना, यानी एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना, एक न्यायपूर्ण विश्व की स्थापना करना। ठीक है, ऐसे नहीं हमने जो संधि की है, समझौता किया, उसको तोड़ दें। अगर हम संधि समझौता तोड़ेंगे तो स्वाभाविक युद्ध तो होगा ही होगा। भी मेरा समझौता हुआ है शांति का, अगर वो टूट गया तो इसका मतलब है शांति आ गई, फिर वो हमारा विरोध करेगा, हम उनका विरोध करेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा वो युद्ध की स्थिति ले लेगा, यानी वही बात युद्ध में परिवर्तन हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें 4 नंबर की। नेक्स्ट, तो इसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट जो 4 नंबर होता है वो ये बताता है भी चाहे वो पूरे विश्व में, क्योंकि विश्व में पहले बता चुका हूँ, विश्व शब्द साथ आएगा, विश्व के अंदर जो मानव है, पूरे विश्व में मानव को, चाहे ये नहीं भी एक बड़े देश का मानव, छोटे देश का मानव, कोई आर्थिक रूप से विकसित है उसका, या कोई छोटा देश है, अविकसित देश है, यानी उन सभी मानव का सामाजिक, आर्थिक विकास करना। इसका मतलब वहाँ पर क्या करना, शिक्षा को बढ़ाना, स्वास्थ्य को उच्च करना। ठीक है, और वहाँ पर अगर कोई समस्या पैदा होती है उनको दूर करना, अगर मानव का अधिकारों का हनन होता है तो वो प्रदान करना। ठीक है, लोगों का बेहतर जीवन उपलब्ध कराना, ये भी कह सकते हो आप, लोगों को बेहतर जीवन उपलब्ध करवाना। देखो वैसे हमने यूनो पढ़ा तो कितना अच्छा लग रहा है ना, मानव अधिकार प्रदान करना, समानता प्रदान करना, लोगों का जीवन उच्च करना, उनका आर्थिक सामाजिक विकास करना, विश्व में शांति स्थापित करना, संधियों के नियमों जो सिद्धांत है उनको लागू करना, ईमानदारी से उसकी पालना करना। तो ये इसके लक्ष्य है। क्या है ये लक्ष्य है भी वो ऐसा काम करेगा ताकि विश्व में शांति स्थापित बनी रहे, एक देश दूसरे देश पर कोई आक्रमण न करे, एक देश दूसरे देश को कोई नुकसान न पहुंचाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो विश्व में अपने आप शांति स्थापित हो जाएगी, है ना। अगर देखो हमारा ज़्यादा जो पैसा जा रहा है वो बॉर्डर पर जा रहा है, बॉर्डर की सुरक्षा पर जा रहा है। अगर वही पैसा अगर वास्तव में देश की जनता पर खर्च किया जाए तो जनता का विकास होगा या नहीं होगा, गरीबी दूर होगी, रोजगार बढ़ेगा। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान है, अपना अधिकतर पैसा बॉर्डर पर आतंकवादियों पर खर्च कर रहे हैं, इसी कारण वहाँ का आर्थिक विकास रुका हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा तो वहाँ जा रहा है, तो जनता का विकास नहीं हो रहा, देश का विकास नहीं हो रहा, वो रुक जाता है। अगर वही पैसा टोटल जनता के पास आ जाए ना, जनता को रोजगार मिलेगा, उनकी गरीबी दूर होगी, यानी उनका आर्थिक सामाजिक क्या होगा, विकास होगा। तो इसका रीजन है, इसीलिए यूएनओ की स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें आगे यूएनओ के उद्देश्यों के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, उसके उद्देश्य क्या थे। देखो यूएनओ के उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य इसका ये था भी अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करना। देखो हमने ये बात की थी कि इसका मेन रीजन था स्थापना का, वो यही था भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर क्या की जाए, शांति स्थापित की जाए, सभी को सुरक्षा प्रदान की जाए। भी कोई देश ऐसे ना हो भी उसके अंदर युद्ध का खतरा बना रहे, आक्रमण का खतरा बना रहे, उसको सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना। तो हम लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति व
सुरक्षा प्रदान करना, चाहे वो बड़ा देश है चाहे वो छोटा देश है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ये यूएनओ का पहला उद्देश्य है। दूसरे उद्देश्य की हम बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार से क्या करना, उसका विकास करना, मानवीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रत्येक तरीके से उस देश का क्या करना, विकास करना। वो विकसित होता है ऐसे रूप के अंदर। उसको आर्थिक सहायता प्रदान करना, अगर कोई गरीब देश है तो उसको आर्थिक सहायता प्रदान करना। उसके राजनीतिक रूप से अगर उसमें अस्थिरता पाई जाती है तो उसके अंदर भी एक्सेप्ट करके वो क्या कर सकता है, उसमें स्थिरता, उसमें सुधार कर सकता है। समाज के अंदर अगर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है या समाज के अंदर भेदभाव फैला हुआ है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में हमने बात की थी रंग भेद की नीति, ठीक है, उनको दूर करने में भी यूएनओ क्या करता है, सहायता करता है, उनको दूर करता है, उस समस्या को से निपटाता है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय, अगर कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाए तो उसको बातों से सुलझाना, जैसे हमने प्रधानमंत्री चर्चिल की बात की थी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था भी सिर कलम करने से अच्छा एक दूसरे का सिर खाएं हम, ठीक है, युद्ध ना करें बल्कि वहाँ पर एक ऐसा मंच बना दें जहाँ पर बैठकर हम वार्ताओं से युद्ध करें, आपस में बातचीत करें हम। तो ये बात इसके अंदर है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या पैदा भी हो गई तो उसको बातों से हल करना, समझौते के द्वारा क्या करना, उसको सुलझाना, उसको समाप्त करना। उसके बाद सभी देशों को समान अधिकार प्रदान करना, उनके जो अधिकार है, उनकी जो संप्रभुता है देश की, उसका आदर करना, ठीक है, मित्रतापूर्ण संबंध कायम करना। ये सब क्या करते हैं, ये यूएनओ का उद्देश्य है। अगर हम एक लास्ट उद्देश्य की और बात करें तो वो ये कहते हैं उपयुक्त जितने भी हमने उद्देश्य रखे हैं, चाहे वो शांति के उद्देश्य हैं, चाहे वो समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य हैं, उन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक हम मंच को तैयार करेंगे। ये भी एक यूएनओ का सदस्य है, उद्देश्य है। अभी इसके एक मंच बनाया जाएगा जिसके ऊपर जिसमें सभी सदस्य क्या होंगे, इकट्ठे होंगे और प्रत्येक समस्या को बातों से सुलझाएंगे, ठीक है। अब इतने हमने लक्ष्य लिखे, उद्देश्य लिखे, तो उसको पूरा करने के लिए कुछ सिद्धांत भी चाहिए ना, प्रिंसिपल्स चाहिए, कुछ सिद्धांत चाहिए जिसको हम पूरे करेंगे। नियम रूल तो बनाते हैं ना, जैसे हम बात करते हैं यूएनओ के जो चार्टर की बात करें हम, उसके संविधान की बात करें तो टोटल उसमें 111 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? 111 अनुच्छेद। इसका मतलब ये चार्टर इसलिए तो बनाया गया था, इसमें कुछ बातें लिखी गई थी भी उन उद्देश्यों को, उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। भी हमने बड़े बड़े उद्देश्य तो बना लिए, कितने बढ़िया लगते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, मानव अधिकारों की सुरक्षा करना, गरीबी दूर करना, मानव की प्रगति करना, लेकिन इसको पूरा कैसे करेंगे हम, ये सिद्धांत भी हमें पढ़ने हैं। और सिद्धांत ध्यान रखना, आप कोई भी सारक पढ़ोगे, आसियान पढ़ेंगे, हम यूएनओ का संगठन पढ़ रहे हैं, सिद्धांत हमेशा जो चार्टर होगा, जो संविधान होगा, उसके पहले अध्याय में होगा, हमेशा ध्यान रखना। इसको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। यानी पहला जो अनुच्छेद होता है वो सिद्धांतों से ही शुरू होता है, उद्देश्यों से ही शुरू होता है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं इसके बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में, यूएनओ के सिद्धांत। देखो, अगर हम यूएनओ के सिद्धांत की चर्चा करें तो इसके अंदर आप कह सकते हो सभी, पहला तो इसका सिद्धांत है भी सभी सदस्य, जो भी इसके सदस्य हैं, सभी सदस्यों की संप्रभुता की रक्षा करना। संप्रभुता क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं, सर्वोच्च पावर होती है, सुप्रीम पावर होती है, सर्वोच्च पावर यानी सुप्रीम पावर यानी सर्वोच्च शक्ति, वो होती है संप्रभुता, और वो प्रत्येक देश की हमें बनाए रखनी है, उसके संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचाना। ऐसा नहीं भी यूएनओ क्या करेगा, किसी देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाएगा, उसको किसी के गुलाम कर देगा, ऐसा नहीं है। वो देश स्वतंत्र है तो वो स्वतंत्र रहेगा, संप्रभु रहेगा, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, ठीक है, वो अपना डिसीजन खुद लेता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं भी जो यूएनओ है उसका एक सिद्धांत ये भी है भी वो किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी उसके जो आंतरिक मामले हैं, जो खुद की संप्रभुता, खुद के डिसीजन, खुद के निर्णय लेने के जो मामले हैं, उसमें यूएनओ क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी यूएनओ उसको प्रभावित नहीं करेगा। अगर हम इसके आधार पर और बात करें नेक्स्ट, तो हम सिद्धांत कह सकते हैं भी जो यूएनओ के चार्टर है, यूएनओ का चार्टर जो अनुच्छेद लिखा गया है, ठीक है, उसका सभी देश क्या करेंगे, पालन
करेंगे, और वो भी अपनी इच्छा से पालन करेंगे, ये भी ध्यान रखना, अपनी इच्छा से पालन करेंगे। कोई दबाव नहीं होगा उनके ऊपर भी आपको ये पालन करना ही करना है, क्योंकि एक ऐच्छिक संगठन है ये। क्योंकि अगर दबाव हो गया इसका मतलब वो तो देश को मजबूर कर रहा है, देश के अंदर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो कहने का मतलब यूएनओ के चार्टर के जितने भी सिद्धांत है उसके सभी देश क्या करेंगे, अपनी इच्छा से पालन करेंगे। अगर वो आगे ये भी कहते हैं भी अगर कोई देश, मान लेते हैं कोई देश जो यूएनओ का सदस्य नहीं है, यूएनओ का सदस्य नहीं है, वो भी क्या करेगा, इस चार्टर का पालन करेगा। ये भी यूएनओ का एक सिद्धांत है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो देश यूएनओ का सदस्य नहीं होगा वो पूरे विश्व में युद्ध करेगा, आक्रमण करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भी मान लेते हैं 193 सदस्य देश है यूएनओ के, उन्होंने कह दिया जी हम पूरे विश्व में शांति स्थापित कर देंगे, तो बाकी देश बचे हैं वो फिर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, युद्ध करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा था भी जो सदस्य देश है उनको तो अपनी इच्छा से पालन करेगा, और जो इसका मेंबर नहीं बना, जो इसका सदस्य नहीं है, वो भी क्या करेगा, यूएनओ के चार्टर का पालन करेगा। इसका मतलब यूएनओ के चार्टर को अपनाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें यूएनओ के सिद्धांत की, तो वो कहता है भी जो देश की अखंडता है, किसी भी देश की अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका मतलब दो देश अखंड है, अखंड होता है एकता, यानी खंडन नहीं करेगा देश का, वो ऐसी सहायता नहीं देगा या इस प्रकार कार्य नहीं करेगा जिससे क्या किसी देश की अखंडता को नुकसान पहुंचे। ठीक है। अब ये भी कहा गया है भी जो यूएनओ अपना कार्य करता है, देखो यूएनओ कोई भी कार्य करता है, कोई डिसीजन लेता है तो उसको कर्मचारी तो चाहिए ना, और कर्मचारी को वेतन देना पड़ता है, यानी पूरी व्यवस्था चलाने के लिए पैसे की तो आवश्यकता पड़ती है। यूएनओ एक बहुत बड़ा विश्व स्तर पर संगठन है, उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, धन की भी आवश्यकता पड़ती है, उसको साधन चाहिए। तो वो साधन कहाँ से आएंगे, तो उसमें यूएनओ के सिद्धांत में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो देश इसके सदस्य हैं वह यूएनओ को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाएंगे। यानी यूएनओ को चलाने के लिए जितने भी साधन की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है, उसको उपलब्ध कौन कराएगा, यूएनओ के सदस्य देश। जैसे भारत भी उसको आर्थिक सहायता देता है, यानी प्रत्येक देश उसको सहायता देता है ताकि उसका संगठन, उसकी क्रिया प्रक्रिया प्रणाली बढ़िया तरीके से चलाई जा सके। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आपको, संगठन बनाए, उद्देश्य बनाए तो पैसे की तो आवश्यकता होगी, हमें रिसोर्स भी चाहिए। तो वो रिसोर्स कौन होते हैं, वो सदस्य देश ही उसके रिसोर्स होते हैं, जो उसके मेंबर होते हैं ना, वही उनको क्या करते हैं, आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। यानी आर्थिक सहायता देने का कर्तव्य उन्हीं का है। उसके बाद हम बात करें भी यूएनओ का एक सिद्धांत ये भी है, पूरे विश्व स्तर पर जो देश होते हैं उनके जो घरेलू मामले होते हैं, घरेलू जो स्वयं के आंतरिक मामले होते हैं, उसमें यूएनओ हस्तक्षेप नहीं करेगा। ध्यान रखना भी, हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे अभी बात करें हमारे यहाँ पर आर्टिकल 370 था, अनुच्छेद 370 था, जम्मू कश्मीर से संबंधित था, उसको तोड़ दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो कुछ पाकिस्तान देश था, उन्होंने क्या किया, उसको यूएनओ में उसको मुद्दा बना दिया, उसका प्रस्ताव रख दिया भी भारत ने गलत किया। लेकिन हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा था ये हमारा आंतरिक मुद्दा है, ये हमारा घरेलू मामला है, हम चाहे किसी की धारा तोड़ें चाहे धारा जोड़ें, क्योंकि वो हमारा देश का अंग है, वो एक अभिन्न अंग था जम्मू कश्मीर धारा 370 के तहत। तो उसके अंदर यूएनओ किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हुआ, कुछ भी मुद्दा नहीं उठाया गया, क्योंकि उसने स्पष्ट कह दिया ये हमारा आंतरिक मामला है। और हमारे जो यूएनओ है उसमें स्पष्ट रूप से सिद्धांत में लिखा गया है कि जिस देश का घरेलू मामला होता है उसमें यूएनओ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यूएनओ किसी भी प्रकार से कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट, कोई भी देश है वो धमकी का व बल का प्रयोग नहीं करेगा, बल का प्रयोग नहीं करेगा। यानी वो किसी दूसरे देश के प्रति किसी, या यूएनओ ले लें हम, यूएनओ के सिद्धांत चल रहा है तो यूएनओ किसी देश को धमकी नहीं देगा,
या अगर मान लो कोई देश ऐसा कर रहा है तो उसके सिद्धांतों के अनुसार नहीं चल रहा, उसके लक्ष्यों को जो उनके सिद्धांत नियम कानून बना रखे हैं उसके अनुसार नहीं चल रहा, तो ऐसी स्थिति में वो उसको धमकी नहीं दे सकता, उसके ऊपर बल का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि ऐच्छिक संगठन है, ये उस देश पर डिपेंड करता है कि वो उसका मेंबर बने या न बने। ऐसा नहीं भी आवश्यक है सभी देश इसके मेंबर होंगे। अगर सभी देश मेंबर होते तो फिर 193 वाला संख्या थोड़ी लिखते हम। तो वर्तमान में इसके टोटल है वो 193 सदस्य है, 193 मेंबर है, फिर तो हम देखते भी पूरा विश्व भी इसका मेंबर है, बस पूरा विश्व भी यूएनओ के अनुसार चलता है। तो कहने का मतलब है कोई भी देश के ऊपर वो धमकी व बल का प्रयोग नहीं करेगा। अब हम बार बार ये पढ़ रहे हैं भी यूएनओ का सदस्य है, यूएनओ के सदस्य है, तो हम चर्चा करते हैं भी यूएनओ के सदस्य की बात, सदस्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है इसकी चर्चा करते हैं। देखो यूएनओ की सदस्यता है वो दो प्रकार की है। पहली जो हम बात करें जो मूल थी यानी मूल सदस्य, इसका मतलब जब यूएनओ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। और स्थापना के समय जो सदस्य देश थे, ठीक है, वो मूल सदस्य कहलाते हैं, ध्यान रखना, मूल सदस्य देश कहलाते हैं। और हम चर्चा कर चुके हैं जो मूल सदस्य तो सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसके अंदर टोटल 51 सदस्य देश थे जो मूल सदस्य देश के रूप में गिने जाते हैं। कितने? 51। और मैंने आपको बता दिया अगर आपसे पूछे 51वां जो सदस्य था वो कौन था, तो आप आंसर दोगे जी पोलैंड था। पोलैंड देश था वो 51वां सदस्य देश था, ठीक है। और मूल कितने थे? 51। अब एक तो दो प्रकार की होगी सदस्यता, एक तो वो होगी जो मूल सदस्य है, इसका मतलब जब उसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उस समय उसमें मेंबर थे वो मूल थे। अब आते हैं दूसरा प्रकार, दूसरा वो होता है जिसके अंदर उसके बाद जो सदस्य शामिल हुए थे, यानी स्थापना के बाद, यूएनओ की स्थापना के बाद जो सदस्य देश शामिल हुए थे, सदस्य देश शामिल हुए थे। देखो पहला तो वो था जो स्थापना के समय देश थे, यानी जब 24 अक्टूबर 1945 को उसकी स्थापना हुई थी, उस समय कितने देश थे, वो तो मूल सदस्य हो गए उसके। और स्थापना होने के बाद जो शामिल हुए थे, जैसे मैंने कहा था मूल 51 थे तो वर्तमान में 193 है, तो बाकी देश इसमें शामिल तो हुए ना। स्थापना के बाद जो देश में शामिल हुए थे वो अलग देश होते, यानी दूसरे प्रकार की उसकी सदस्यता कहलाती है। अब वो शामिल होते कैसे हैं उसकी चर्चा करते हैं हम। देखो इसके अंदर होता है भी अगर मान लो कोई देश जैसे मान लो ए देश है, वो यूएनओ में शामिल होना चाहता है, यूएनओ का मेंबर बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रक्रिया होती है। भी यूएनओ का एक अंग है सुरक्षा परिषद, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, क्योंकि आपके लेसन का नाम संगठन यानी उसके पूरे संगठन की बात करेंगे। यूएनओ के टोटल 6 अंग हैं, ठीक है, उन 6 के अंगों की हम चर्चा करेंगे। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा, ये भी एक अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है दोनों। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा क्या दिया जाता है, उसको सदस्यता प्रदान की जाती है, सदस्यता प्रदान की जाती है। बात समझे ना? भी यहाँ तो स्पष्ट हो गया भी मूल वो थे जो उसकी स्थापना हुई थी, उस टाइम सदस्य थे वो मूल सदस्य कहलाते हैं। उसके बाद जो शामिल हुए थे वो अन्य सदस्यता जो अन्य तरीका है वो कहलाते हैं। अब अन्य तरीका है कौन सा, उसके अंदर ये है भी सुरक्षा परिषद तो क्या करेगी, सिफारिश करेगी भी इस सदस्य को क्या बना दिया, इस देश को यूएनओ का सदस्य बना दिया जाए। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर उसको सदस्यता प्रदान कौन करता है, महासभा। क्योंकि जब भी हम महासभा और सुरक्षा परिषद पढ़ेंगे ना तो हम, क्योंकि हमने भी भारत की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को हम कर चुके हैं, ये थी ना, तो जब भी महासभा की बात है आप ध्यान रखना हम व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं। व्यवस्थापिका जो संसद थी वो तो हमारे देश की थी, महासभा पूरे विश्व की है। प्रक्रिया वही है, कानून बनाना, चार्टर में संशोधन करना, यानी हम थोड़ा सा उसको जोड़कर पढ़ेंगे ना तो प्रत्येक चीज़ हमें याद हो जाएगी, क्योंकि संसद को हम कर चुके हैं।
ठीक है। सुरक्षा परिषद जैसे हमने कार्यपालिका पढ़ी थी, प्रशासन किया जाता है, यानी कार्यपालिका प्रशासन करती है, उनको जो कानून बने उसको क्रियान्वित करती है, आगे लागू करती है। सुरक्षा परिषद का भी यही काम है, ये भी एक कार्यपालिका के रूप में काम करती है और महत्वपूर्ण अंग है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूएनओ का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, विश्व में शांति स्थापित करना, उसको शांति स्थापित करने का जो मेन जिसके पास शक्ति होती है वो सुरक्षा परिषद के पास ही होती है। इसका मतलब हमने अपने देश में पढ़ा था, भारत के अंदर भी कोई भी निर्णय लिया जाता है उसको व्यवस्थापिका में संसद के अंदर पास करवाना होता है, बस यही प्रक्रिया यहाँ होता है। भी सुरक्षा परिषद ने कोई निर्णय लिया, भी इस देश को हम क्या करना है, इसकी सदस्यता प्रदान करनी है, लेकिन सिफारिश तो हुई सुरक्षा परिषद की, सदस्यता प्रदान कौन करेगा, महासभा। ठीक है। अब बात आती है भी जब हम सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, क्या उससे हट भी सकते हैं, उसकी सदस्यता ख़त्म भी की जा सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर कोई ऐसा देश भी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार न चले, उसके संविधान के अनुसार न चले, उनके सिद्धांतों के अनुसार न चले, तो क्या कर सकते हैं, ये यूएनओ की सदस्यता को समाप्त भी किया जा सकता है। भी मान लेते हैं एक बार उसने सिद्धांतों का उल्लंघन किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, यानी वो समझाने पर या उनको यूएनओ के कहने के बाद भी उनके सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलता वो, तो फिर क्या होता है, फिर प्रक्रिया वही होती है। सुरक्षा परिषद की तो होती है सिफारिश और महासभा उसको क्या कर देता है, सदस्यता से निलंबित कर देता है, सदस्यता से क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। यदि कोई ऐसा देश जो यूएनओ के चार्टर के अनुसार नहीं चलता या यूएनओ के सिद्धांतों की उल्लंघना करता है, तो उसको हटाने की, देखो ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, उसको सदस्यता कैसे प्रदान की जा सकती है, मूल सदस्य कितने थे, मूल सदस्य उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्थापना के समय वो देश शामिल थे। ठीक है। सदस्यता प्राप्त कैसी होती है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। अगर किसी देश की सदस्यता को समाप्त करना होता है, निलंबित करना होता है, क्या प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया ये होती है भी सुरक्षा परिषद तो सिफारिश करती है और महासभा उसको क्या करती है, निलंबित करती है। प्रक्रिया देखो यही प्रक्रिया रहेगी, चाहे आप सदस्य बना रहे हो, चाहे निलंबित कर रहे हो, या कोई कानून बना रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं महासभा के अंदर, प्रक्रिया यही रहेगी, ध्यान रखना बात। सुरक्षा परिषद तो करेगी सिफारिश और महासभा उसको क्या करेगी, आगे उसको लागू कर देगी, चाहे सदस्य बनाना है, चाहे उसको निलंबित करना है, चाहे कोई भी प्रक्रिया करनी है। ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, यूएनओ के कुछ इतिहास पढ़ा, राष्ट्रीय संघ के बारे में पढ़ा, यूएनओ की स्थापना क्यों की गई थी, उसके लक्ष्य है, उसके उद्देश्य है, उसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसके हमने सदस्यता के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद यूएनओ के जो 6 अंग हैं, ठीक है, मैंने कहा ना यूएनओ का संगठन बनाएंगे, टोटल 6 अंग के बारे में पढ़ेंगे हम, उन 6 अंगों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक इतना ही, थैंक यू।